जो जो बिठाए गए लोग हैं, जो बिठाई गई हुकूमत है, जिसने कि पाकिस्तान के अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई का बुरा हाल है, इनको कोई कंट्रोल लगता है कि कोई हुकूमत है ही नहीं। तो इस तरह से हमारे मुल्क के अंदर तो हर दूसरा आदमी जमानत पे होता है। यहाँ पर सही बात अभी है, हमारे सही बात है, मुल्क में जितने सियासतदान हैं, ऑपोजिशन में भी, गवर्नमेंट में सब जमानत पे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अगर इफ यू आर अ गुड प्लेयर, यू गॉट अ गुड टीम, यू गॉट अ गुड टैलेंट, यू गॉट अ गुड प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन, आप बिल्कुल मतलब आउटस्टैंडिंग करते हैं। पाकिस्तान ने क्या दुबई में इंडिया को नहीं हराया 10 विकेट से? आपको लास्ट टाइम याद है? जी, पहला मैच था जिसमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, गुर्बत, महंगाई और मसाइल में डूबी हुए अवाम को मुबारक हो। हुकूमत की जानिब से करप्शन में मुलव्विस एक और बड़े मुलजिम को इख्तिदार में लाने के लिए राह हमवार कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं और एहतसाब अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि इसहाक डार को वापसी पर गिरफ्तार ना किया जाए, वो पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर उनके वारंट मनसूखी के मामले को भी देखा जाएगा। इसहाक डार की आमद के साथ साथ शहबाज सरकार ने शायद किसी की रुखसती की भी तैयारी कर ली है और ऐसा लगता है नाज़रीन कि हमारे अजीम वजीर खजाना, जिनकी मेहरबानी से मुल्क में 75 साल महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जिनकी मेहरबानी से पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि लोग वजीर खजाना को टीवी पर देखते हैं और पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ना शुरू हो जाते हैं। IMF ने इसी अजीम वजीर खजाना के साथ वो सब कुछ किया और वो सब कुछ सुनाया जो नहायत ही अर्जमंद मकरूज को मजीद कर्ज के हुसूल के लिए सहना और सुनना पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान की तारीख के महंगाई तरीन वाले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, जो कि 26 अक्टूबर को बतौर वजीर खजाना अपना मनसब छोड़ देंगे। मिफ्ता इस्माइल क्योंकि ना ही कौमी असम्बली के रुकन है नाजरीन और ना ही वो सेनेट के रुकन है, लिहाजा जो आइन की दिफा 91 है उसके सेक्शन 9 के तहत सिर्फ 6 माह के लिए ही वो वजीर बन सकते थे और 26 अक्टूबर को अब ये जो अरसा है ये पूरा हो रहा है। इसी आईनी शक के मुताबिक कोई भी वजीर जो मुसलसल 6 माह की मुद्दत तक कौमी असम्बली का रुकन ना रहे, वो मज़कूरा मुद्दत के इख्तिताम पर वजीर नहीं रह सकेगा और मज़कूरा असम्बली के तोड़ जाने से कबल उसे दोबारा वजीर मुकर्रर नहीं किया जाएगा और उनको मुशीर मुकर्रर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए किसी एक मुशीर को हटाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या इसहाक डार की आसान वापसी मिफ्ता इस्माइल की कुर्सी पर बिठाने के लिए ही आसान बनाई जा रही है और मौजूदा हुकूमत की नाअहली और नालायकी की वजह से मुल्क पहले ही तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है? क्या मुस्तकबिल में मुलजिम इसहाक डार को बतौर वजीर खजाना नामजद कर देने से मुआशी बहरान ख़त्म हो जाएगा और जो सैलाब मुतासरीन जो भूख, अफलास, वबाई बीमारियों से रोज़ मौत के मुँह में जा रहे हैं, मगर हुकूमत की सरपरस्ती में क्या रिलीफ सिर्फ मुलजिमान को ही मिलेगा? और महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ जो कि अवामी ताकत के साथ सड़कों पर निकली है, वो क्या कर सकेगी? क्या हुकूमत बज़ौर रियासती ताकत आवाम की आवाज़ को दबा सकेगी और अगर ऐसा करती है तो फिर इसके नताइज क्या बरामद? ये सवालात आज मैं उठाऊंगी और इसहाक डार जो केसेस थे 2017 में ज़ाहिर पनामा केस के नतीजे में जो आमना जायद असासों का केस था, जिसमें ये कहा गया था GIT ने कि इसहाक डार ने बहुत ही कम अरसे में जो उनके असासे थे उनमें 91 गुना इजाफा हुआ था, यानी कि 90 लाख रुपए से लेकर 83 करोड़ 10 लाख रुपए तक उनके असासे जहाँ पहुँचे थे। साथ ही साथ जो इसहाक डार जो तकरीबन 8 अरब से जायद के असासे और माली मफादात जिसमें अपने नाम या फिर जो उनके ज़ेरे कफ़ारत लोग आते थे उसके नाम पर हासिल किए थे। जो रेफरेंस है इसहाक डार के हवाले से जिसमें वो बता नहीं सके थे कि जो उनकी जो आमदनी है, अगर उनके असास से उनकी आमदनी से ज़ायद हैं और वो गैर मुतनासिब हैं तो उसका कोई माकूल तौर पर वो हिसाब पेश करने में नाकाम रहे थे। कई दफ़ा वो पेश भी हुए थे लेकिन उसके बाद फिर उनको इश्तिहारी करार दिया गया था। अब आज की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आपका शाइख उस्मानी साहब। सर, मुझे आप बताइएगा कानून क्या कहता है ऐसा शख्स जो कि मुलजिम हो, जिसको इश्तिहारी करार दे दिया गया हो, उसके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी हैं उनको मुअत्तल कर दिया जाए, फिर वतन वापस आ जाए, तो फिर क्या कार्रवाई शुरू होती है उसके बाद? देखिए, वो इश्तिहारी तो आप ये इसहाक डार की बात कर रही हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, वो तो उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया ना, जी जी, ताकि वो वापस आ जाए, वापस आके वो सरेंडर कर देंगे। अच्छा, तो ये तो होता है, ये पॉसिबल है। हाँ, क्या और वो सरेंडर करते हैं तो ठीक है।
अगर सरेंडर कर देंगे, यही एक ऑप्शन है सर, सरेंडर कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई है कानूनी तौर पर चलेगी। तो सर ये जो नैरेटिव अपनाया जा रहा है कि जी अब उनको इस केस से बरी करने की राह हमवार की जा रही है, वो कैसे की जा सकती है? कानून क्या कहता है? नहीं, कानून तो ये कहता है, देखिए होता ये कि अगर कोई आदमी चला गया, मुल्क से बाहर चला गया, किसी वजह से चला गया और उसको मफरूर डिक्लेयर कर दिया गया, मफरूर ये तो कागजी कार्रवाई होती है, मफरूर डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद अगर वो शख्स वापस आना चाहता है और वो ये नहीं चाहता कि उसको एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर दिया जाए, तो इस वजह से वो आमतौर से जाते हैं लोग कोर्ट के पास, कोर्ट उनको माफी दे देती है इस कंडीशन पे कि वो अपने आप को पेश करेंगे कोर्ट के सामने। तो ये तो इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं, वो आएंगे कोर्ट के सामने जो भी उनके खिलाफ केस है। और जमानत की दरख्वास्त दायर की जा सकती है सर इस केस में? हाँ, जमानत की दरख्वास्त आप हर जगह फाइल कर सकती हैं जब तक कि वो केस ऐसा है जिसमें कि जमानत नहीं हो। वो तो लिखा होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, मुझे याद नहीं ये किस सेक्शन के तहत है, लेकिन आमतौर से तो जमानत तो दे दी जाती है, सिवाय जो ऐसे केसेस मसलन मर्डर है या रेप है या अबडक्शन है, इन केसेस में नहीं होती जमानत, लेकिन आमतौर से दूसरे सब केसेस में जमानत तो दे दी जाती है। अच्छा शाइख उस्मानी साहब, ज़ाहिर मैं चाहती हूँ कि ज़रा लोगों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए पता चले, आप जानते हैं कि ज़ाहिर नैब क़वानीन में सर तरमीम की गई और उसके बाद ज़ाहिर बहुत से लोगों को इसमें रिलीफ मिला, बहुत से लोग बहुत से केसेस से बरी भी हो गए, उनके ऊपर से वो केसेस ख़त्म भी हो गए। अगर उसी तनाजुर में देखा जाए सागदार के केस को, यानी कि आमदन से ज़ायद असासों के केस को, आप जानते हैं सर तरमीम के बाद ज़ाहिर वो जो एक अमाउंट था वो एक मुकर्रर कर दिया गया कि जी इससे ऊपर के केसेस जो हैं वो देखे जाएंगे, इससे कम के केसेस नहीं देखे जाएंगे। तो क्या इसाक डार इस केस से बरी भी हो सकते हैं? और बरी होने से पहले अगर वो जमानत पर आ जाते हैं तो क्या उनको वजीर खजाना भी मुंतखब करवाया जा सकता है? देखिए, रूल ये है कि जब तक के कोई आदमी कन्विक्ट नहीं होता तब तक उसके वो जो नाअहली नहीं होती, कन्विक्ट होना लाजमी है। अच्छा, अगर वो जमानत पे है तो इस तरह से हमारे मुल्क के अंदर तो हर दूसरा आदमी जमानत पे होता है। यहाँ पर सही बात अभी है, हमारे सही बात है मुल्क में जितने सियासतदान हैं, ऑपोजिशन में भी, गवर्नमेंट में सब जमानत पे हैं, तो ये तो एक नॉर्मल चीज है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो लीगल प्रोसेस है लोग इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ वो काम करने के लिए, तो इस वजह से तो होता रहता है। लेकिन कन्विक्शन अगर हो जाए तो उसके बाद यकीनन उसको कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं दी जा सकती। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। जस्ट रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब कानूनी नुक्तों पर बात कर रहे थे। ज़ाहिर की दायमी वारंट, गिरफ्तारी मुअत्तल, अब अगर वो वतन आते हैं, सरेंडर करते हैं तो उनके खिलाफ आगे क्या जो कार्रवाई है वो हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है इस सारे तनाजुर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो किस तरह से इसको देखेगी, और फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज भी कर रही है, ना सिर्फ महंगाई के खिलाफ बल्कि कल एक बहुत बड़ा उनका एहतजाज हो रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अब्बास शब्बीर साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अब्बास, आप बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स है खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, और वो एहतजाज जो कि आज तो महंगाई के खिलाफ हो रहा है लेकिन कल वो एहतजाज बड़ा होगा, तो किस तरीके से लेके चलेंगे जबकि हुकूमत ये कह चुकी है कि इनको रोका जाएगा? देखें, आप इस वक्त देख सकती होंगी कि बिल्कुल मैं केपी के हाउस में मौजूद हूँ। इमरान खान साहब की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, अंदर कमरे में मीटिंग्स हो रही हैं सुबह की। कन्वेंशन था यहाँ पर, उससे उन्होंने एड्रेस किया। उसके बाद सेनेटर्स के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग इमरान खान साहब ने की है, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया है कि कल वो एक नई पॉलिसी देंगे और ये एहतजाज जारी रहेगा। साथ साथ बहुत सी जो सीनियर क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, वक्तन फवक्तन हमने उनसे बात करने की कोशिश की है कि क्या स्ट्रेटजी होगी खान साहब की, किस स्ट्रेटजी के साथ ये एहतजाज किया जाएगा और कैसे एहतजाज किया जाएगा। तो ये सबके लिए एक सरप्राइज होगा। रहीम यार खान में इमरान खान अनाउंस करेंगे। साथ साथ महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से बड़ा फोकस आज इमरान खान नजर आए, और अपनी मीटिंग्स के अंदर भी उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मईशत जिस तरीके से पाकिस्तान की गिर रही है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। और आज मैं आपको बताता हूँ कि जो सेनेटर्स के साथ मुलाकात हुई उसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर बातचीत हुई। साथ साथ इमरान खान ने अपने सेनेटर्स को महंगाई के खिलाफ ऐवान में आवाज़ उठाने की हिदायत की है। अच्छा। और ये कहा है कि सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह है। ये इमरान खान साहब ने आज सेनेटर्स के साथ मुलाकात में ये बात की है। साथ साथ कहा है कि गैर यकीनी का खात्मा सिर्फ और सिर्फ
इलेक्शन है जो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का कि अगर बेहतरी करनी है इस मुल्क में तो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं। आज इमरान खान ने इस बात को दोबारा से सेनेटर्स के साथ जो अहम मीटिंग थी उसमें उन्होंने दोहराया है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि पीटीआई वाहिद जमात है जो कि पूरे पाकिस्तान की जमात है और अवाम इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ हम ही सोच रहे हैं, बाकी कोई जमातें सोच नहीं रही, सब अपनी अयाशियों में मसरूफ़ है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और आप देखें कि सब इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। 72 रुकनी काबीना है लेकिन इस मुल्क में काम कुछ भी नहीं हो रहा। अवाम महंगाई से मर रही है, उनकी आवाज़ बने। ये इमरान खान ने हिदायत की है कि हर फोरम पर महंगाई की। वैसे अब्बास आपके पास खबर क्या है, क्योंकि 25 मई का एहतजाज इस वाले एहतजाज से कैसे मुख्तलिफ होगा? क्या स्ट्रेटजी है इस दफ़ा इमरान खान साहब की, और क्या ये एहतजाज ही होगा कि आएंगे इस्लामाबाद और जलसा होगा वापस चले जाएंगे, या फिर ये धरना भी हो सकता है? देखिए, शिबली फराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ। इनसे यही क्वेश्चन जो आपने मुझे कहा है मैं रिपीट करता हूँ। शिबली फराज साहब, ये क्वेश्चन आया है कि 25 मई को आपकी स्ट्रेटजी और थी, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी और क्या करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं? कुछ सेनेटर्स के संग हुई है, उस पर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें और जो आइंदा की स्ट्रेटजी है इस पर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। देखें, 25 मई के वाक़ये से हमने बहुत सबक सीखा और अब जो हम एक जिसे कहते हैं ना बैटल हार्डन पॉलिटिकल पार्टी, वाहिद पार्टी, एक तो ये है कि ये पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ की पार्टी है और जो हमारी जद्दोजहद रही है उसमें हमारे वर्कर्स, हमारे सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर की जो लीडरशिप है, अब हमने बहुत से तजुर्बात सीख लिए हैं। इंशाल्लाह ये तजुर्बात हमारे जो आने वाला जो दिन है या आने वाले जो हफ्ता है उसमें हमारे काफ़ी मददगार साबित होगा और हम राना सनाउल्लाह को बता सकते हैं कि आप तैयारी पकड़ें और हम तो इस दफ़ा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तो इसलिए जिस तरह खान साहब ने कहा कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 12,000 की नफरी जो है वो वफाकी काबीना को अरसाल की है, उन्होंने समरी डिप्लॉय। अच्छा, अब्बास शब्बीर के शिबली फराज से गुफ्तगू करें। अब्बास, एक सवाल भी ले लें, धरना हो सकता है पीटीआई का? कि ये एक पार्टी से डर गए हैं। हमने तो अपने वक्त में इनकी पूरी 12 पार्टीज के जलूस आने दिए थे, जो महंगाई जलूस था, जो इलेक्शन कमीशन के सामने इन्होंने किया था, हमने तो कभी ना कंटेनर्स लगाए। तो इतने डरपोक क्यों हैं? इसलिए क्योंकि इनको अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, जबकि इमरान खान को अवाम की सपोर्ट हासिल है। वो अवाम की कुव्वत की बुनियाद पर वो इस्लामाबाद आएंगे और हम इनको बता देंगे कि हम एक पुरअमन पार्टी होते हुए, हम एक जमहूरी पार्टी होते हुए, हम कभी भी कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करेंगे जिससे कि इस्लामाबाद या मुल्क की कोई भी जगह जिसमें कि कोई फसाद हो। अगर फसाद होगा तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। आम आदमी के लिए थोड़ा सा जरा समझाएं कि धरना होगा, चारों पंजाब, KPK, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आएंगे, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप सिट इन देंगे, क्या होगा, किस तरीके से होगा ये सारा कुछ? देखें, ये तो आपको मैं पूरी स्ट्रेटेजी तो बता नहीं सकता, थोड़ी बहुत बता देंगे। इस दफा यही होगा कि जो हमारा पुराना 25 का जो मई का जो तजुर्बा था उसमें हमने स्ट्रेटेजिकली चेंजेस की हैं और हम एक बड़े, और इसका जो मुकम्मल एक आपको एक जो इसका जो एक इब्तिदाई है वो कल खान साहब अपने रहीम यार खान के जलसे में शेयर करेंगे। यानी एग्रेसिव हैं खान साहब, बैकफुट के ऊपर तो नहीं है कहीं पे नजर आ रहे हैं? हम तो हमारे देखिए असल चीज क्या है, वो होता है आपका जो कॉज होती है, जो मकसद होता है किसी भी चीज करने का, वो है एक जमहूरी और एक कानूनी दायराकार में रहते हुए हमने अपना एहतजाज भी करना है और हमने ये जो बिठाए गए लोग हैं, जो बिठाई गई हुकूमत है जिसने कि पाकिस्तान के अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई का बुरा हाल है, इनको कोई कंट्रोल लगता है कि कोई हुकूमत है ही नहीं। ये सिर्फ अपने केसेस माफ कराने आए थे, वो इन्होंने करा दिए। अभी भी आप देखें कि जो रोज अदालतों से इनके जो केस हैं, चाहे वो शाहिद खाकान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, मरियम हो, जो भी हो, इनके केसेस एक एक करते हुए फारिग हो रहे हैं। तो ये अवाम का पैसा है, ये जो 11 अरब रुपए का पैसा है, ये अवाम का पैसा था, ये इमरान खान का नहीं था, न PTI के कारकुनों का था, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा था, जो कि ये बड़े आसानी के साथ ये NRO अपने आप को दे के जो भी इन्होंने साजिशें की वो अपने आप को इन्होंने एक NRO दे दिया है। और अभी जो है तो ये इनकी कोई साख नहीं है, इसलिए इन पे दुनिया की कोई जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो इन पे एतबार नहीं करते। इसलिए आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनको कहना पड़ता है, वो एंटोनियो गुतेरेस को, कि जी हम आपको
यकीन दिलाते हैं कि जी हम और हमारे मिनिस्टर इसमें करप्शन नहीं करेंगे और हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो जहाँ पे कि वजाहतें देनी पड़े आपको अपनी ईमानदारी की, तो इसका मतलब है कि फिर बात कुछ और है। इसहाक डार की वापसी के हवाले से इमरान खान क्या सोच रहे हैं? नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी राह हमवार की जा रही है, ऐसा नजर आ रहा है आप लोगों को? यार देखिए, इसहाक डार के आने से इमरान खान को कोई परवाह होगी? इसहाक डार जो है तो एक शख्स है जिसने के एक सुल्तानी गवाह बनकर नवाज शरीफ के खिलाफ वो दिया था, और उसकी कोई सियासी हैसियत ही नहीं है इसहाक डार की। वो क्या हमारे लिए वो होगा? वो हमारे लिए एक नॉन इवेंट और कोई वो नहीं। कुछ इतना सीरियस नहीं ले रहे उसकी वापसी को? अगर नहीं समझेंगे सीरियस इस तरह के, ये कहा जाता है कि जो 4 साल इनकी दौर था हुकूमत का, वो सबसे माशी लिहाज से बदतरीन दौर था जिसमें इसहाक डार साहब थे। तो अब इसहाक डार साहब को दोबारा ये लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, और आप कोई कानूनी रास्ता अपनाएंगे इस हवाले से? बिल्कुल, हमें तो कानूनी उसकी नहीं, सारी कौम इनको जानती है कि इन्होंने क्या किया, जिस तरह से क्या डॉलर को मसनूई तरीके से ऊपर रखा। ये ना वो कोई इकोनॉमिस्ट है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इस किस्म के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे नहीं, उनका काम ही होता है कि हिस्सों का हेर फेर करना, ठीक है। और मैं ये एज अ बैंकर बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि उनकी क्या वो थी, कंट्रीब्यूशन थी। थैंक यू वेरी मच शिबली भाई। बिल्कुल केपी के हाउस में मौजूद हैं और बहुत सी अहम चीजें शिबली भाई ने आपके साथ शेयर की हैं। सिंध में मुतासरीन के हवाले से भी आज इमरान खान ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सिंध बिल्कुल बर्बाद हो गया, पीपल्स पार्टी ने कर दिया है, वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है किसी का भी, तो इसलिए सिंध पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। अली जैदी से उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा। और इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करता हूँ, एक चीज ऐड ऑन करता हूँ, अच्छी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी इमरान खान साहब से नूरुल हक कादरी की और साबिक वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की मुलाकात हुई है। एक तो इमरान खान लाहौर का दौरा कर रहे हैं मंडे को, फिर पेशावर रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस अशरा पूरा भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। ये इमरान खान ने हिदायत की है कि जहाँ जहाँ हुकूमतें वहां पर इस इवेंट को भरपूर तरीके से मनाया जाए। तो बड़ा भरपूर दिन गुजारा है आज, बड़ा भरपूर दिन गुजारा है इमरान खान ने, और लग तो यही रहा है मुझे अब्बास के कोई सरप्राइज है इमरान खान साहब के पास, उनकी स्ट्रेटेजी जो कि कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट लिए हुए है, यकीनन वो सामने आ ही जाएगा एक आध दिन में। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शब्बीर, खुसूसी हमारे साथ थे और आपने फिर शिबली फराज की गुफ्तगू भी देखी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एहतजाज कर रही है इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ, और मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं। तो सबसे पहले आपको लाहौर लिबर्टी चौक लिए चलते हैं, जहाँ पर एक रैली, एहतजाजी रैली तहरीक इंसाफ की जानिब से निकाली जा रही है, उसकी सूरत हाल जानते हैं। नुमाइंदे जाबिर वक़ास हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। जाबिर, मुझे बताइएगा, ये लिबर्टी चौक पर आप मौजूद हैं, ये जो रैली है ये कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी और क्या सूरत हाल है एहतजाजी रैली की? सुमैया, अगर ये रैली की मैं बात करूं तो ये लिबर्टी से शुरू होगी और गवर्नर हाउस तक जाएंगे। अच्छा। और ये कार रैली है जिसकी सरबराही जो है वो शेख इम्तियाज़ करेंगे, जो कि लाहौर के सदर हैं पीटीआई के। हमारे साथ कुछ खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज जो है वो जो महंगाई के खिलाफ आप रैली निकाल रही हैं, आपको लगता है कि कुछ इससे फ़र्क पड़ेगा? देखें जी, हर बंदे की जिम्मेदारी ये है कि हम इस वक्त जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, एक आम बंदा जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, लोग पहले 2 वक्त की रोटी खाते थे ना, तो अब वो 1 वक्त की खाने के लिए भी मजबूर और बहुत ही ज़्यादा मुफलिसी की हालत में आ गए हैं। अब बिलों का देख लीजिए, अपर के तबके का भी देख लीजिए, बिल उनके भी कमर तोड़ दी है। ये हम समझ लीजिए कि बारिश का पहला कतरा है जो आज लेके निकल रहे हैं। कल फिर हमारी एक कॉल है यहाँ पे ही महंगाई ही के ख़िलाफ़, और इस वक्त पूरे लाहौर में मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज हो रहा है। आप बताइएगा कि एक तो ये रैली है, दूसरे ये बताइएगा कि अगर खान साहब कॉल देते हैं इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की वहाँ जाने की, तो क्या उस वक्त भी इसी तरह खवातीन साथ जाएंगी? जी, आप देखेंगे जब हाँ साहब की फ़ाइनल कॉल आएगी तो आप देखेंगे कि खवातीन हर घर की कोई ना कोई औरत हमारे साथ लॉन्ग मार्च में शरीक होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है वो इस वक्त एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो पहुँच चुके हैं, और अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाएं तो आपको मैं दिखाऊं कि लिबर्टी के बाहर जो है वो वही मखसूस कलर जो है वो पीटीआई का जो नज़र आता है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। और इस वक्त यहाँ पे वो कंटेनर भी पहुँच गया है मरकज़ी तौर पर, जहाँ पर पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो मौजूद है, उसके ऊपर पीटीआई
का जो लोगो है वो तहरीर है और इसके साथ जो है वो बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसमें जो है वो महंगाई के खिलाफ ज़ाहिर है मुख्तलिफ शहरों में हम जैसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में जो है वो इस वक्त जो रैलियाँ हैं वो निकल रही हैं। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो लाहौर से ये आज रैली निकलेगी और गवर्नर हाउस तक जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आवाज़ उठाई जा रही है महंगाई के खिलाफ, शायद हुक्मरान तबका जो है वफाक में बैठा हुक्मरान तबका है वो इस पर कान धरे और महंगाई जो है वो कम करे। आज भी दायरा शुमारियात की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो है वो मुल्क में तकरीबन 26 से 30 ऐसी बिल्कुल ऐसे ही है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। तो तहरीक इंसाफ का एहतजाज के बाद जाबिर आप हमें लिबर्टी चौक से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। ये एक रैली है जो कि मुख्तलिफ शहरों में है, लाहौर में लिबर्टी चौक से गवर्नर हाउस तक की रैली निकाली जा रही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, वापस आएंगे तो कुछ सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जो मुश्किलात है लोगों की उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आप जानते हैं कि मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है और सैलाब जहां जहां से गुजरा वहां पर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। लोग पानी से बचने के लिए बुलंद सतह पर मौजूद हैं, जहां पर सड़क किनारे वो सो रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी वजह जो कि मुश्किलात उनकी बढ़ती जा रही हैं वो है वबाई अमराज, जो कि पानी खड़ा होने की वजह से फैल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है बलूचिस्तान और सिंध में, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। और सबसे ज़्यादा जो अमराज हैं वो मलेरिया और गैस्ट्रो हैं। और बलूचिस्तान के और सिंध के तो कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर मलेरिया की वैक्सीन अब ख़त्म हो चुकी है और वो दस्तयाब ही नहीं है। लोग बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, कई अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं इस बीमारियों की वजह से। इसी पर हम बात करेंगे। हम हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बलूचिस्तान से ज्वाइन कर रही हैं मीना मजीद साहिबा, समाजी रहनुमा हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया मीना साहिबा आपका। और सरानी वेलफेयर ट्रस्ट से COO गज़ल इलियास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गज़ल इलियास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं बलूचिस्तान से आगाज़ करना चाहूँगी। मीना साहिबा आप मुझे बताइएगा बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है आप लोग जा रहे हैं, तमाम NGOs देख रही हैं सूरत हाल, जो लोग हैं वो जिस मुश्किल हालात में हैं, ख़ासतौर पर बीमारियां जो उनमें फैल रही हैं, क्या सहूलियात हैं उनके पास और आप समेत जो दीगर NGOs हैं वो क्या मदद कर पा रही हैं उनकी? थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया कि आप बारहा हमें मौका देते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ बताने का। आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि एक तबाही बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत में आई और दूसरी तबाही सैलाब के बाद आई। और बदकिस्मती से ये गरीब सूबा दोनों ही तबाहियों में, दोनों ही सूरतों में नाकाम रही है और मसाइल से घिरी हुई हमें नज़र आई है। जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं तो अभी जो ग्राउंड पे चल रहा है, इमदादी कैंप्स लगाए हुए हैं जहाँ सहूलियात का फुकदान है। हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गई हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि वो लोग जो सैलाब में अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं, अपने घर, अपने कारोबार, अपने माल मवेशी, यहाँ तक कि कीमती जाने, सब कुछ अपना गंवा बैठे हैं और इमदादी कैंप्स में ना उनको वो सहूलियात दिए जा रहे हैं। खाने को तो छोड़ें, अभी हेल्थ की वजह से इतने सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। उतने लोग सैलाब में नहीं मरे जितने भी हेल्थ में लोगों को मसाइल हो रहे हैं। जब हम देखते हैं NGOs को और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं मेरी तरह, बाकी जो लोग हैं जो बलूचिस्तान के अपनी मदद आपके तहत वो फंड रेजिंग कर रहे हैं या किसी न किसी NGO के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को मेडिसिन दे रहे हैं। देखिए मेडिसिन हम खुद से नहीं दे सकते, बट मजबूरी है कि हुकूमत की तरफ से या वफाक की तरफ से हमें इस तरह का नॉट एनफ। अच्छा, मैं हुकूमत पे आती हूँ, मुझे हुकूमत के ऊपर बात करनी है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो हुकूमती इमदाद है या हुकूमती जो मदद है वो किस तरीके से पहुँच रही है। NGOs तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप मेरे साथ ही रहिएगा, गयास साहब भी मेरे साथ हैं, गयास इलियास साहब। गयास साहब मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, मुख्तलिफ सूबों में जाके भी आप लोग काम कर रहे हैं।
सिंध की सूरत हाल आपने क्या देखी, क्योंकि यही जो सूरत हाल, जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात सिंध में हैं, जो बीमारियां हैं उसके हवाले से क्या कोई सिंध हुकूमत की मदद है NGOs के साथ, और आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया बोल नेटवर्क का हमें लाइव लेने के लिए। इस वक्त सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती जा रही है। आप ये देखें कि 70 दिन हो गए हैं इस पूरे निज़ाम को ख़राब हुए हुए। लोगों को शिफ्ट तो किया जा रहा है मगर आज भी लोग बीमारियों में फंसे हुए हैं। खुराक तो मिल रही है मगर आप ये देखें कि वो बंदा शदीद बीमार है, उसको ये नहीं पता कि उसने कब तक उसको ये खाना मिल जाएगा, कब तक राशन मिल जाएगा। इस वक्त इदारों को, रियासतों को फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। सैलानी आज 5 लाख लोगों को खाना खिला रहा है, एक दिन में 5 लाख लोगों को। हम ये 10 लाख भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े, अगर पड़ी 10 लाख लोगों को भी खिला देंगे। मगर हमें परमानेंट सोल्यूशन की तरफ सोचना पड़ेगा। एक राशन का पैकेट देना या पका हुआ खाना देना टेम्परेरी सोल्यूशन तो हो सकता है मगर उसका काम का क्या होगा? लेकिन गयास साहब आप सही कह रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन की तरफ कैसे जाएं? यहाँ लोग बीमार हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, अद्वियात नहीं हैं। क्या देखा क्या आपने? मैं जानना चाहती हूँ आपने क्या देखा वहाँ पे? देखिए, आज भी हमारे टीम पूरे सिंध के मुख्तलिफ अजला में है। बलूचिस्तान का जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है सोबतपुर, जहाँ आज भी हम 70 दिनों से काम कर रहे हैं आर्मी के साथ मिलके, वो जगह पे आज भी काम हो रहा है। हालात बहुत ख़राब है, मतलब बीमारियाँ ना दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हम बहुत सारे इदारे वैक्सीनेशन कैंप्स लगा रहे हैं। हमारी मेडिकल टीम्स कब से ग्राउंड में, मतलब आज लोगों को 50-50 दिन हो गए हैं जो वहीं पर बैठे हुए हैं उन दिनों उन्हीं लोगों के साथ। मगर दवाइयों की शॉर्टेजेस बहुत बढ़ गई हैं। वो दवाई जो शायद 20 रुपए की मिलती थी आज 40-50 रुपए की भी लग गई है। तो बहुत सारी मसाइल हैं मगर हमें इनके सोल्यूशन के लिए आज भी हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सैलानी वेलफेयर का यही इरादा है। इलाज, खुराक, चाहे बच्चों का, इस वक्त बदीन के इलाकों में अंदर ख़ास तौर पर बच्चों के बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन का मसला आया था, तो हमने वहाँ पे बच्चों के लिए अलग से खाना पका के देना शुरू किया ताकि माओं को, ख़ास तौर पे माओं को जो इस वक्त इस प्रोसेस में है माँ बनने के लिए, उनकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा काम सैलानी वेलफेयर कर रहा है। उनकी वैक्सीनेशन के ऊपर, उनके अद्वियात के ऊपर, उनकी बेहतर खुराक के हवाले से काम कर रहा है। तो मल्टी डायमेंशनल इशूज़ हैं, कोई एक तरफ इशूज़ नहीं है। तो सैलानी तो चाहे वो कोई सूबा हो या कोई मसला हो, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के थ्रू हर तरफ काम। क्योंकि मैं मीना साहिबा की जानिब जाने से पहले आपसे गयास साहब यही बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जब सारे मसाइल भी देख रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, इस सूरत हाल में हुकूमती मदद कितनी है आप लोगों के साथ? हुकूमती कैंप्स कितने नजर आते हैं? हुकूमती इमदाद, मेडिकल कैंप्स, ये नजर आते हैं आपको? देखिए, जिस जगहों पे सैलानी वेलफेयर काम कर रहा है, हुकूमतों के डिप्टी कमिश्नर्स हमें फैसिलिटेट तो कर रहे हैं मगर हुकूमतों के मेडिकल कैंप का जो सवाल आपने पूछा तो वो तो हमने नहीं देखे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज, पाकिस्तान नेवी, इनके बहुत बड़ी तादाद में मेडिकल कैंप नजर आ रहे हैं। अच्छा। आज सुबह भी कमांडर कराची के साथ सैलानी वेलफेयर के इसी हेडक्वार्टर्स में बहुत डिटेल मीटिंग हुई है हमारी और यही बात की है कि मिलके काम कर रहे होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दी हुई हैं, चाहे वो जहाज़ हो, ट्रेन हो, गाड़ियाँ हो। इन इदारे तो नज़र आ रहे हैं। जहाँ बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर्स की, वो फैसिलिटेट तो कर रहे हैं कि जहाँ हमें पहुँचना दुशावरी हो रही है वहाँ पहुँचा रहे हैं मगर मेडिकल कैंप्स ऐसा हुकूमतों मेडिकल कैंप्स नजर नहीं आ रहे हैं। चलें, ये सिंध की सूरत हाल है और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मीना साहिबा, आप मुझे बताएं, अभी आपने हुकूमत का जिक्र किया, बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर पा रही है? बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जब हम इमदाद भी दे रहे हैं, अद्वियात भी दे रहे हैं, मेडिकल की सहूलियात भी लोगों को दी जा रही हैं, रियलिटी क्या है ज़रा बताइएगा मुझे। देखिए, मैं पहले बताऊं कि बड़ी दुख की बात है और बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मजबूर हैं कि हम ये सारी बातें शेयर करें। मैं आपको बताऊं कि हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से ये झूठ मूठ में अपनी तारीफें करवाना, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। डीसीज की तारीफ कर रहे हैं कि हमने उनको राशन प्रोवाइड किए और वहाँ जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनको दे दी जाएं।
मैं पर्सनली आपको एक बात बताऊं कि वहां से खातून ने मुझे राब्ता किया, कहा कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, हमें हेल्प किया जाए। डीसी साहब को, अभी तो आयशा ज़ेरी साहब हैं, उससे पहले मैंने खुद पर्सनली कई दफा ट्राई किया है कि उस फैमिली को हेल्प किया जाए, लेकिन जो हकदार हैं उनको वो चीजें नहीं पहुंच रही। और एक और बड़ी जो अफसोसनाक बात ये है बलूचिस्तान में कि ये जो राशन भेजा जा रहा है, ये जो 62 शख्स हैं जिन जिन इलाकों के, खासकर ये जो बेल्ट है पूरा नसीराबाद जाफराबाद ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ जो राशन है ये औताक में पाया जाता है उन लोगों के जो 62 शख्सियत हैं जिनकी वजह से अवाम तकलीफ में है, जिनकी वजह से बलूचिस्तान के ये हालात हैं। अभी भी उनके पेट नहीं भरते, अभी भी वो लगे हैं कि कहाँ से हम इसको भी करप्शन के उसमें अपने ही फायदे के लिए अपने ही लोगों में शायद वो करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इसी सोच के साथ हैं। तो आप देखें कि बलूचिस्तान इस सूरत हाल से गुजर रही है, इससे बदतर हालात और क्या हो सकते हैं बलूचिस्तान के। एक सूबा जहाँ से गैस निकलता है, सोना निकलता है, इतनी सारी हमारी, लेकिन वही बात है ना कि दोनों सूबों पर तवज्जो नजर नहीं आती है हुकूमतों की। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए वही बात है ना, वही बात है कि बलूचिस्तान जैसे सूबे में मैं समझती हूँ कि ऐसी बारिशें जो 2-3 महीने तक होती है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे अमीर खित्ते की हवाले से अगर मैं कहूँ। लेकिन सूरत हाल ये है कि सवाल फिर ये पैदा होता है कि इतनी सी सिर्फ बारिशों से बलूचिस्तान को इतना नुकसान क्यों पहुंचा है, क्योंकि तवज्जो नहीं है ना। असल बात ये कि तवज्जो नहीं है दोनों सूबों की। अगर हम बात करें सिंध की, बलूचिस्तान की, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दस्तानी वेलफेयर और मीना मजिद साहब बलूचिस्तान की समाज रहनुमा मौजूद थी। अफसोस की बात यह है कि सैलाब के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके, बीमारियों की सूरत में, वो मालूम थे सबको कि ये सब कुछ आना है। और एक और सूरत हाल है वो है फूड शॉर्टेज, जिसकी तरफ भी तवज्जो नहीं है, बीमारियों की तरफ भी हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं नज़र आती। क्योंकि जिस तरह हमें बताया सैलानी वेलफेयर के CEO ने कि मेडिकल कैंप्स हुकूमत के हमें कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है कि वो लोग जो पहले ही सूरत हाल से परेशान है सैलाब के, वो बीमारियों में भी मुब्तला हो गए। एक ब्रेक लेंगे और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वैसे तो अच्छी खबरें आती नहीं है, लेकिन अच्छी खबर आई खेल के मैदान से कल। और कल क्या खेली हमारी टीम। कल जो कि दूसरा T20 था पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ, और उसमें बाबर आजम अपनी वही पुरानी फॉर्म में नजर आए जो कि बाबर आजम हैं। कप्तान ने और रिजवान की जो दोनों की पार्टनरशिप थी, 200 रन्स का हदफ था और एक बड़ा हदफ था, और लग नहीं रहा था कि इसको चेस करना इतना आसान होगा, लेकिन एक मुनफरद रिकॉर्ड बनाया। यानी कि जो 200 रन्स का हदफ था उसको तेज तरीन चेस किया गया और बगैर किसी विकेट के नुकसान पे किया गया। पहले ये जो रिकॉर्ड था वो न्यूजीलैंड के पास था, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये इनिंग मुकम्मल की थी, लेकिन 200 रन्स का हदफ, बड़ा हदफ था। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे कबल पाकिस्तान के पास ये रिकॉर्ड था कि बगैर किसी विकेट के नुकसान के इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक मैच जीता था, इसमें 152 रन उन्होंने बनाए थे और बगैर किसी विकेट के नुकसान के उन्होंने बनाए थे। तो ये हमारी टीम है जिसे हम कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बैटिंग लाइन की बातें की जाती हैं, मिडिल ऑर्डर की बात हमेशा की जाती है कि काम नहीं किया जाता मिडिल ऑर्डर पर, शायद कुछ एरोगेंस है, शायद कोई जिद है किसी की। लेकिन जब कल बाबर आजम को फॉर्म में देखा लोगों ने, तो जो कमेंटेटर्स थे, जो शायकीन क्रिकेट थे, अपनी दांतों में उंगलियां दबा ली थी कि ये ज़बरदस्त गेम, जाहिर है जब खेल अच्छा होता है तो उसको देखने का मज़ा इतना आता है। लेकिन हम बात आगे करते हैं वर्ल्ड कप की, जो कि बहुत ही करीब है। और वाकई क्या हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल होते हुए भी वर्ल्ड कप के लिए तैयार है या नहीं है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सेगमेंट में हमारे मेहमान इकबाल जमील साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब। सर, आपका तजुर्बा है, आपने बड़े खेलों पर अपने एनालिसिस दिए हैं। जो कल का खेल आपने देखा, सर सबसे पहले तो आप मुझे अपना तज्जिया दें इस पर। ज़बरदस्त खेल, बाबर आजम रिजवान की पार्टनरशिप, क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, आप ये देख लीजिए कि एशिया कप के बाद बाबर आजम ट्रेमेंडस प्रेशर में थे। उन्होंने कोई 6 मैचों में कोई 68 रन बनाए थे, बहुत ही जबरदस्त प्रेशर में थे। उनकी बैटिंग पे तो तनकीद हो ही रही थी, उनकी कप्तानी पे भी सवालिया निशान उठाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ रिजवान पे भी ये इल्जाम लग चुका था कि जनाब वो स्कोर तो कर रहे हैं लेकिन स्लो कर रहे हैं, जितना तेज खेलना चाहिए। मतलब जैसे कि वो 46 गेंदों पे उन्होंने कोई
66 स्कोर किए। तो ये सब चीजें बड़ी आ रही थी, बड़ा ही अपरेंटली अगर आप देखें तो ये बड़ा एक उन पे प्रेशर था। और 203 रन का हदफ बनाना और सामने 200 स्कोर का टारगेट था, इंग्लैंड ने इतना लंबा स्कोर कर दिया था और उस पे और प्रेशर में जाके फील्ड में खेलना, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि बाबर आजम ने खुद ही कह दिया है मैच के बाद, उन्होंने खुद ही कह दिया था कि जनाब वो हमारे कोचेज और मैनेजमेंट के लोगों ने कहा था कि जनाब एब्सोल्युटली राइट, ये सारी बात ये है कि आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। सेल्फ बिलीव होगा तो यू कैन अचीव द टारगेट। ये एक बहुत बड़ा मार्केट, एक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, ये बहुत बड़ी बात है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली किसी भी लम्हे में। रिजवान को 2 चांसेस जरूर मिले आउट होने के, मतलब एक कैच ड्रॉप किया गया, एक स्टंप छूटा, लेकिन दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की दुनिया में ये सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन ये एक हैट्स ऑफ है कि ये रिकॉर्ड पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने दूसरी मरतबा, इंग्लैंड पहली मरतबा क्रिकेट T20 क्रिकेट की दुनिया में पहली मरतबा 10 विकेट से आ रहा है, पहली मरतबा। कैन यू बिलीव इट? मतलब ये एक नया रिकॉर्ड है। और दूसरी बात है बाबर आजम, और मुझे 203 की इनिंग्स खेलने के बाद में वो इतने फ्रेश नजर आ रहे थे कि वो और भी आगे जाके खेल सकते थे। तो इट वाज ए ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड। यकीनन कॉन्फिडेंस आएगा टीम पे, खिलाड़ियों पे भी। लेटर ऑर्डर पे जो तनकीद हो रही थी, मिडिल ऑर्डर पे, उन सब पे बड़ा इन पे इसका असर पड़ेगा। लेकिन एक मसला है सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबरदस्त रिकॉर्ड नाम किया है आपने, सारी चीजें हैं। हमारी टीम को अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हैं, फिर एकदम से बिल्कुल ऐसा खेल हो जाता है, लगता है कुछ है ही नहीं। फिर ओवर कॉन्फिडेंट का जो मामला है, क्या वो है आपको लगता है? और अगर वो है, ये सीरीज पूरी हमें अभी करनी है, फिर आगे हमारा वर्ल्ड कप है, फिर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं, ये होम ग्राउंड था, लेकिन 2 दिन पहले लग रहा था हमारा होम ग्राउंड है ही नहीं, लग रहा था इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, उनको ज्यादा हमारी पिचेस का पता है। तो ये जो होता है ना हमारे साथ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सारी बात है कि होम ग्राउंड वगैरह जो प्रोफेशनल टीमें होती है ना, उनके लिए होम ग्राउंड और अवे सीरीज कोई अहमियत नहीं। Exactly, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ कहने की बात होती है। बहुत कम वो कहते हैं क्राउड का प्रेशर है, सब कुछ है, ये मतलब ये सब काउंट करती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अगर इफ यू आर अ गुड प्लेयर, यू आर गॉट अ गुड टीम, यू आर गॉट अ गुड टैलेंट, यू आर गॉट अ गुड प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन, आप बिल्कुल मतलब आउटस्टैंडिंग करते हैं। पाकिस्तान ने क्या दुबई में इंडिया को नहीं हराया 10 विकेट से? आपको लास्ट टाइम याद है? तो पहला मैच था जिसमें शाहिन आफरीदी ने पहली ओवर में 2 विकेट ले ली। तो ये सब बातें कहने की होती हैं। हाँ, बात दरअसल ये कि जो ऑनेस्टली बात है, अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में 2 टीमों को कहा जाता है, एक वेस्ट इंडीज को और एक पाकिस्तान को। काली आंधी ने ये करके दिखाया है कि जनाब वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है, और पाकिस्तान के साथ भी ये रहा है। अच्छा, मैं 2-3 चीजें सर आपसे क्विकली पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। एक तो ये बार बार कहा जा रहा है कि नसीम शाह को क्यों बिठाया हुआ है, क्यों नहीं खिला रहे। फिर शाहिन शाह अफरीदी ज़ाहिर वो अनफिट हैं, वो तो आगे भी अवेलेबल नहीं होंगे। फिर ये जो हमारी फील्डिंग थी, वो हमने देखा पिछले मैच में इतनी अच्छी नहीं थी, अभी भी मैं तो कहूँगी कल वाले मैच में भी इतनी अच्छी नहीं थी हमारी फील्डिंग। तो आपको लग रहा है कि हमारी टीम फील्डिंग के लिहाज से, बैटिंग लाइन के लिहाज से आगे वर्ल्ड कप के लिए कितनी तैयार है, और क्या चेंजेस हमें करने चाहिए? देखिए, सारी बात यह है कि आप जो क्या चेंजेस की बात करेंगे तो मैनेजमेंट करेगी, लेकिन डिफरेंट नसीम शाह को नहीं खिलाया, हसनैन को मौका दिया। हसनैन 150 किलोमीटर की स्पीड से वो गेंद करा रहा है, और वो ऑप्शन अच्छा, कल वो मार जरूर पड़ी है उसको, लेकिन डिफरेंट ऑप्शन वर्ल्ड कप से पहले उनको ट्राई करना चाहिए जनाब। अभी शान मसूद को खिलाया, उनका नंबर नहीं आया, 1 मैच खेला है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को खिला के तभी जाके पाकिस्तान की एक टीम बनेगी। देखिए, वर्ल्ड कप आसान नहीं होगा, उसमें जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इस वक्त इंडिया का मैचेस हो रहे हैं, जो हाल किया 206 रन बना लिए, मतलब 200 से ज्यादा स्कोर चेज किया ऑस्ट्रेलिया ने अगेंस्ट इंडिया। तो मतलब वहाँ टफ क्रिकेट होगी, बहुत हाईली क्रिकेट होगी, विकेट इस टाइप की बाउंस ही नहीं होगा, बॉल विकेट में बाउंस भी होगा, स्विंग भी होगा, जाहिर है वहाँ की पिचेस डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि अगर आप लोगों को चेक कर रहे हैं, अपने तमाम खिलाड़ियों को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल जी, सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।